हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज। तो आज देखेंगे 13/11/2023। तो संडे को क्यूज नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला यानी सोमवार का क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आराम से देखेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024, एशिया के लिए, ठीक है ना। एशिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत में अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है और इसे एशिया में शीर्ष 15 स्थान दिया गया है। तो ध्यान देना है कि भारत में जो है शीर्ष रैंकिंग पे आईआईटी बॉम्बे है पहला, इस कारण से गलत हो जाएगा। करा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रदर्शित विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो जो नॉमिनेट हुए हैं विश्वविद्यालय, उस अनुसार से देखा जाए तो भारत चीन से आगे है, यानी चीन का लगता है 7 ही है जो नॉमिनेट हुआ है और इसका शायद लगभग 35 या 20 होगा, ध्यान देना होगा। आगे देखते हैं। तो केवल 2 सही है, ठीक है ना। कितने, कौन सा सही है? तो केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। हाल ही में वैश्विक उच्च शिक्षा थिंक टैंक क्वाकवेयरली साइमंड्स द्वारा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 जारी की गई, जिसमें एशिया के कुल 856 विश्वविद्यालय की व्यापक सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल हैं, ठीक है। तो शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालय का इस सूची में पैकिंग यूनिवर्सिटी चीन शीर्ष पे है। यदि पूरी तरह से शीर्ष पर कहा जाए तो चीन का कोई एक विश्वविद्यालय है। इसके बाद हांगकांग यूनिवर्सिटी तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन में आईआईटी बॉम्बे ने भारत में अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है और एशिया में 40वें स्थान पर है। तक कथन पहला सही नहीं था। 7 भारतीय संस्थान एशिया के शीर्ष 100 में शामिल है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे मैंने गलती बता दी, ठीक है। तो अंडर 100 में 7 भारतीय संस्थान हैं, जिसमें से 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs है, तो साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती दृश्यता भारत के उच्च शिक्षा प्रदेश को विस्तार और वैश्विक अनुसंधान में इसके योगदान को दर्शाती है। आगे है कि चीन से आगे निकला भारत। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। भारत से 37 नई प्रविष्टियाँ शामिल हुई, ठीक है, और 148 टोटल है, लेकिन जबकि चीन से केवल 7 नई प्रविष्टियाँ आई है। इस आधार पे चीन को पीछे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ भी ठीक था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। तो ये क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, तो ये कथन सही है, ठीक है। शक संबद्ध के अनुसार काम चलता है। अच्छा सॉरी, वो शक संबद्ध अलग चीज़ है। यहाँ पे जो है क्या है, बजट का जो 3 तरह का सत्र होता है, उसका टाइम पीरियड नहीं है कि कितना दिन का कौन सा होगा, उसकी बात हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये सही है। तो बजट सत्र यानी 3 सत्र होता है, शीतकालीन होता है, बजट सत्र होता है, एक और कुछ होता है ना, देख लेते हैं। तो बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। यह नए संसद भवन में आयोजित होने वाला पहला पूर्ण सत्र भी होगा। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, परंपरा के अनुसार अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। संसद की बैठक 1 वर्ष में 3 सत्रों के लिए होती है। अतः कथन पहला सही है। सबसे लंबा बजट सत्र यानी पहला सत्र यही होता है, जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल से के अंत या मई के पहले सप्ताह तक ये समाप्त होता है। सत्र में अवकाश प्रावधान है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सके। कथन 2 सही है। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र, ठीक है, और एक होता है शीतकालीन सत्र, जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है ये मानसून सत्र और अगस्त तक समाप्त होता है। तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनावी ट्रस्ट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा चुनावी ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों और व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है। तो पहला कथन तो ये सही है। कितने कथन सही नहीं है? करा यह योजना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये केंद्रीय कर बोर्ड से संबंधित है। ठीक है। फिर तो दूसरा गलत है। केवल कंपनियां अधिनियम 1965 की धारा 25 के तहत पंजीकृत शेयरधारकों के लिए ट्रस्ट के रूप में मंजूरी हेतु आवेदन करने के पात्र रहते हैं। यहाँ पे 2 कथन सही है। तो केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो। अच्छा, कितने कथन सही नहीं है? तो केवल 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चुनावी ट्रस्ट योजना 2013। कर चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। कर चुनावी ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों और व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना। अतः कथन 1 सही है। आगे देखते हैं। सिर्फ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियां ही चुनावी ट्रस्ट के रूप में अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है। चुनावी ट्रस्ट को हर 3 वित्तीय वर्ष में नवीकरण के लिए आवेदन करना होता है। अतः कथन तीसरा सही है। कर यह योजना एक चुनावी ट्रस्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया तय करती है जो स्वैच्छिक दान प्राप्त करेगा और उसे राजनीतिक दलों में वितरित करेगा। कर चुनावी ट्रस्ट से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 और आयकर नियम 1962 के तहत है। चिता पुनः प्रवेश परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर भारत में CRP औपचारिक रूप से सितंबर 2022 में शुरू हुई ताकि चीतों की आबादी को बहाल किया जा सके जिन्हें वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो ध्यान देना है कि 1952 में जो है चीता विलुप्त हो गया था। कर इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का हस्तांतरण शामिल है। तो पहला सही है, दूसरा सही। कौन सा कथन सही नहीं है चुनना है। करैया परियोजना भारतीय वन जीव संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की गई है। तो यहाँ पे तीसरा भी सही है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चिता पुनः प्रवेश परियोजना। कर भारत में चिता पुनः वापसी परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई जिसका उद्देश्य चीतों की आबादी को बहाल करना था जिन्हें वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 सही है। कर इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का हस्तांतरण शामिल है। अतः कथन 2 सही है। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुछ चीते मंगवाए गए थे कुछ समय पहले। कर यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यान्वित की गई है। कथन 3 सही है। आइए देखते हैं। कर निम्न कथनों पर विचार करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन विश्व के शीर्ष 500 में शुमार विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में शाखा परिसर स्थापित करने की अनुमति देता है। तो ये पहला कथन जो है सही है। दूसरा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना और अपने मूल परिसरों में प्रत्यावर्तन निधि तय करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो ये कथन गलत है। ठीक है। तो यहाँ केवल एक सही होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की शाखा स्थापित करने हेतु UGC विनियम जो है ये टॉपिक है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दुनिया के शीर्ष 500 में शामिल विदेशी विश्वविद्यालय के लिए भारत में शाखा स्थापित करने हेतु विनियम जारी किए हैं। ठीक है। कर UGC का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यह भारत में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिए एक विधायी ढांचा परिकल्पित करता है। कर ये दिशा निर्देश UGC द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए घोषित मसौदा मानदंडों को फीडबैक के लिए सार्वजनिक किए जाने के बाद अधिसूचित किए गए हैं। इन विनियमों के मुख्य पहलू हैं। सहयोगात्मक पहल। कर 2 अथवा 2 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। कर प्रत्येक भाग लेने वाले संस्थान
को व्यक्तिगत पात्रता मानदंड को पूर्ण करना होगा। कर प्रत्येक विदेशी विश्वविद्यालय के पास देश में एक से अधिक परिसर स्थापित करने का अवसर भी होगा। और क्या है, संकाय सहभागिता आवश्यकताएं। करा भारतीय परिसरों के लिए नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय संकाय को कम से कम एक सेमेस्टर के लिए देश में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। करा यह शिक्षा के माहौल में निरंतर एवं सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। स्वायत्तता। करा विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने, शुल्क संरचना तय करने तथा विदेशों में स्थित अपने मूल परिसरों में धन वापस भेजने की अनुमति भी प्राप्त है। अतः दूसरा जो है भारत सरकार से आदेश लेना है वो गलत था। आइए देखते हैं आगे। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं हेतु विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का वैधानिक प्रावधान है। तो ये पहला सही है। कितने सही है ढूंढना है। कर भारत में आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। करा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स की बटालियनों से बना है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है, इसीलिए सभी तीन सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करा आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं हेतु विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का वैधानिक प्रावधान है। अतः कथन एक सही है। फिर है कि NDRF के प्रमुख को महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। अतः कथन 2 सही है। करा NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स की बटालियनों से मिलकर बना है। अतः कथन तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसको बोलते हैं AIFF, वह संगठन है जो भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है। दूसरा है कि AIF आई लीग को नियंत्रित करता है, जो भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता है। कितने सही नहीं है ढूंढना है। फिर करा आई लीग भारतीय पुरुषों और महिलाओं के संघ फुटबॉल क्लबों के लिए पेशेवर लीग है, जिसे वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं, इसलिए तीसरा गलत है। 2 सही है। तो केवल 2 ऑप्शन बी सही होना चाहिए। अच्छा, कितने सही नहीं है ना, तो केवल ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। कितने सही नहीं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ वह संगठन है जो भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता था। कथन 1 सही है। करा AIFF भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता आई लीग को नियंत्रित करता था। कथन 2 सही है। करा आई लीग ने नेशनल फुटबॉल लीग की जगह ली है। आई लीग के गठन का कारण खेल को पेशेवर और लोकप्रिय बनाना है तथा इसे पूरे देश में प्रसारित करना था। करा आई लीग भारतीय पुरुष संघ फुटबॉल क्लबों के लिए पेशेवर लीग है, यहाँ महिला नहीं है, ठीक है, जिसे वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। कथन तीसरा सही नहीं है, इसीलिए केवल एक आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। करा हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये सही है। धौलाधर और महाभारत पर्वतमाला जो है ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में आता है, ना कि बृहत हिमालय में। कश्मीर की घाटी पिरिपंजाल और हिमालय के जास्कर पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो ये तीसरा भी सही है। इस प्रकार से कितने कथन सही है, तो केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, कथन 1 सही है। यह महान मैदान और लघु हिमालय के बीच स्थित है। धौलाधर और महाभारत पर्वतमाला लघु या मध्य हिमालय का हिस्सा है, कथन 2 सही नहीं है। कश्मीर की घाटी पिरपंजाल और हिमालय की जास्कर पर्वतमाला के बीच स्थित है, कथन 3 सही है। करा जास्कर पर्वतमाला, जिसे कभी कभी जास्कर कहा जाता है, हिमालय, दक्षिण मध्य एशिया, उत्तरी भारत और चीन के पश्चिमी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है। कर भारत नेपाल संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और चीन के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण नेपाल में भू राजनीतिक
प्रतिद्वंद्विता के लिए एक विवादित स्थल बन गया है। तो पहला कथन सही है। करा कितने कथन सही नहीं है। वर्ष 1950 में स्थापित शांति और मित्रता की संधि राष्ट्रीय स्तर पर भारत और नेपाल दोनों के व्यवसायों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। तो ये दूसरा कथन भी सही है। करा रेलवे लाइन के निर्माण की सुविधा के लिए नेपाल और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू को भारत में स्थित रक्सौल शहर से जोड़ेगा। तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो सभी तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है। अच्छा, सभी तीन सही है, लेकिन कितने सही नहीं हैं, तो ये आंसर उसके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उसके अनुसार आंसर ऑप्शन डी होगा। तो भारत और चीन के बीच नेपाल की रणनीतिक स्थिति ने इसे भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए युद्ध का स्थल बना दिया था। कथन एक सही है। कर शांति और मित्रता की संधि 1950 भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय समाधान स्थापित करती है। अतः कथन दो सही है। कर यह नेपाल को भारत से हथियारों तक पहुंच भी प्रदान करता है। रेलवे लाइन के निर्माण की सुविधा के लिए नेपाल और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू को भारत में स्थित रक्सौल शहर से जोड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। मूनसांग, कोम, पोमाई, त्राव। तो उपयुक्त में से कितनी जनजातियां मणिपुर से संबंधित है? तो मूनसांग, कोम, पोमाई, त्राव जो भी है सभी मणिपुर की जनजातियों से संबंधित है, सभी चार, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। मान्यता प्राप्त जनजातियां मणिपुर से संबंधित जो है आईमोल, अनल, चिरू, चोटे, गंगते, इनपुई, हमार, खारम, खोईबू, कोइराओ, कोम, लमकोंग, लियांगमाई, माओ, मारम, मरिंग, मारिंग, मोनसांग, मोयोन, पैट, पोमाई, प्रुम, रालते, रोंगमेई जिसको बोलते हैं कावोई भी, सिमटे, सुहेते, तांगखुल, त्राव, ठडो, थंगल, बैफाई, जेमे, अर्जू, सब जो है मणिपुर की क्या है, जनजाति है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया।